जी, मैं अफजल नदीम डोगर प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के लिए कराची से एक अहम खबर के साथ मौजूद हूँ। कराची तकरीबन 100 से ज़ायद थाने और जुर्म की बेइंतहा कहानियाँ और रोज़ाना दर्जनों की बुनियाद पर मुकदमात और ना जाने कितनी वारदातें, सब कुछ होता है जो मीडिया पर देखते होंगे। लेकिन यहाँ मैं एक सचल थाने की एफआईआर के साथ मौजूद हूँ। इससे यूं लग रहा है मुझे कि जैसे कराची में कोई जुर्म नहीं होता, अमन की फाख्ताएं उड़ती फिर रही हैं और अमन वातशी हर तरफ कायम है और पुलिस थानों में बिल्कुल फारिग बैठी हुई है, उनके पास कोई काम नहीं है। ये तासर इस एफआईआर से मुझे मिल रहा है। कराची ईस्ट के सचल थाने में दर्ज कराई गई है। एक लेबर काउंसलर इसमें जो है वो मुद्दई है और इसमें जो दफात हैं टेलीग्राफिक एक्ट 25D के, ये खातून मेरे सामने मौजूद हैं। इन पे इल्ज़ाम है कि इन्होंने उस लेबर काउंसलर को, जो कि इनका रिश्तेदार भी है, उसको फ़ोन करके उनको गालियां दी और जिस पर पुलिस फारिग बैठी थी, कोई काम नहीं था उनके पास, उन्होंने फौरी तौर पर ये एफआईआर दर्ज कर दी। मेरे साथ अभी मौजूद हैं कि पस मंज़र क्या है इसका। कोई ऐसे छोटा सा वाकया नहीं होता ये, इसका पस मंज़र क्या है। नूरजहां से पूछते हैं, आप बताएं कि ये क्या वाकया हुआ है, क्या कौन है ये साहब जो इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। जी, ये अली नवाज लेबर कौंसल अली नवाज हैं। इनका शुरू से इसी तरह ये आके 2 साल 2.5 साल हो गए मेरे शौहर के होते हुए 7 लाइन पे। जिस वक्त उसने 7 लाइन का जो था, 7 लाइन पे उसने मैंने खाता डाला, उन्होंने बोला नहीं ये जगह हमारी है, हम नहीं देंगे तुम्हें घर पे, ये जगह हम लेंगे। मेरी बहन भी वहाँ रहते हैं, इनके घर के बराबर में खान बीबी नाम है, मेरी बहन भी बेवा है, मैं भी बेवा हूँ। उसी उनके वजह से बोला हम इसको डालने नहीं देंगे, ये जगह हम ही ले जाएंगे। इसी वजह से उन्होंने 1 साल तक हमें 7 लाइन नहीं दी। मैंने यूसी में बात की, हर जगह पे पीपल पार्टी के जो भी थे सबसे बात। सीवरेज लाइन मैं समझ नहीं सका हूँ। सीवरेज लाइन आप की है, आप बनाना चाहती हैं, सीवरेज लाइन डालना चाहती हैं गवर्नमेंट की, क्या है ये? गवर्नमेंट की तरफ से फुल डलना था, लेकिन इन्होंने काट दी। हम आपको सजा दे रहे हैं, ये जगह हम लेंगे क्योंकि ये घर प्लाट आपकी है, लेकिन हम ले जाएंगे, ये आपको नहीं मिलेगी। मिला ये कैसी हो सकती है? मेरी बहन है, कुछ तर्स करें आप। ये भी बेवा आपके साथ रहती है, इसके साथ कुछ आप इस तरह नाइंसाफी नहीं करें। इसी वजह से मैं बात करने लगी। इस वक्त उनके काम वाले मिस्त्री भी थे, उनका जो ठेकेदार भी मौजूद था। सामने जो निकला एकदम इसने मुझे गालियां दी, गाली गलौज करते हुए सीधा मेरे पर वार किया। वार करके उन्होंने मारने लगा, मुझे मारा, मुझे सर पे चोट लगी थी, मैं तो बेहोश हो गई। फिर बच्ची रोते हुए पीटती आई, पहले अब्बू को मार चुका, अभी हमारे अम्मी को मार रहे। नहीं, अब्बू को कैसे? आपके शौहर के साथ क्या वाकया, इंतकाल हुआ उनका? वो भी इसी 7 लाइन जो था खुलवाया था, 2500 रुपए दिए थे, 300 रुपए 7 लाइन के नहीं दिए थे। उनसे ये बात हुआ था अंदर का भी थोड़ा लाइन वगैरह सही करें, फिर मैं आपको 300 रुपए दे दूंगी। उसी की वजह से इसका बाप साले मामद जो आया था, उसने धमकी बार गाली गलौज दी, तो मेरे शौहर आया, उसको जज्बात गुस्सा आया और मुझे बोला इस तरह आप देखे कजन भी है, आप इसके बाप वगैरह को गाली दे रहे हैं, आप इस तरह नहीं करें। उसको आगे से बोला आप हट जाओ। तो वहाँ उसके साथ बात कर रहे थे, तो उसको वहां पर बात करते हुए उसको हाथ के साथ कुछ उसने ऐसा किया, बाइक से हाथ हटाई, उस डंडे के साथ सोटी के साथ खड़े हुए थे, हाथ हटाई तो उसको एकदम नीचे गिर चुका धक्के देने से। फिर उसका जो कूले का डॉक्टर ने बोला जो गोला है वो उसका टूट चुका। उन्होंने मैंने हॉस्पिटल पे ले चुका, अभी भी पास है कागज वगैरह। उन्होंने बोला बीबी हम कुछ नहीं कह सकते, इसका इलाज नहीं है, गोला टूट गया। मैंने डॉक्टर साहब ये आप करें, मैं अपना घर किराए का ले लूंगी, घर बेच कर मैं इसको तब्दील करें, मेरे शौहर का इलाज करें। बोला बीबी नहीं, अफसोस की बात है, मैं कुछ नहीं कर सकता, अच्छे से जो मेडिसिन थे इलाज करें, लेकिन ये ना बच सकता है। नहीं तो फिर क्या आपने एफआईआर दर्ज कराई? जी नहीं, मैंने एफआईआर की तरफ जाना चाह रही थी, लेकिन बिरादरी वाले चारों तरफ से उठ गए। जना हॉस्पिटल तक मेरा मियाँ उसी रात को 3 दिन तक यहाँ तड़पता रहा। फिर इसको एकदम सोच के उसने बोला मेरे को कुछ है, मेरा हड्डी टूटा हुआ है, आप छुपा रहे हैं। मिला मैं नहीं छुपा रहे, इलाज हो रहा है, माशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। उन्होंने बोला नहीं, उसका दिमाग का नस डैमेज हो गया। न ब्लड प्रेशर की मरीज था, न शुगर का था। मैं ब्लड प्रेशर की मरीज भी हूँ, ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ, दिल की भी मरीज हूँ, लेकिन बिरादरी वालों ने मुझे रोका, बोला अल्लाह पे छोड़ दी। अच्छा, ये इसमें एक मोबाइल फोन नंबर है, आपका नाम, उनकी आप बेटी हैं इनकी, तो एक मोबाइल फोन नंबर है जिससे गालियां दी, तो ये किसका मोबाइल फोन नंबर है और किसने गालियां दी? जी, मरहूम मेरे अब्बू गुलाम कादिर का नंबर है, जिनको 3 साल वफात हुए, तो ये नंबर मेरे अब्बू का बिल्कुल बंद है। हमने सीडीआर भी अभी निकाली है, तो सीडीआर में जो नंबर वो बता रहे हैं एफआईआर में अली नवाज कबूल, उसमें सीडीआर में कुछ भी नहीं आया कि हमने कॉल नहीं की। यानी सीडीआर आप लोगों ने खुद निकलवाई है? क्योंकि वो लोग क्या नाम है सचल वाले इंक्वायरी नहीं कर रहे, तो मैं खुद अपनी पर्सनल हमने सीडीआर निकलवाई, उसमें ये नंबर बिल्कुल भी नहीं है। तो जो एफआईआर में जैसे तस्करा आ रहा है, क्या कोई ऐसा वाकया हुआ है?
नहीं, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ है, हमारे पास तो इनके नंबर ही नहीं है और ये तो मेरे अब्बू का नंबर है। मेरे अब्बू को 3 साल हुए डेथ हुए, तो ये नंबर तो हमारे यूज़ में है ही नहीं। और मैं क्योंकि ये नंबर इन्होंने क्यों लिया है, क्योंकि हमें ऑलरेडी परेशान करते हैं, तो मैं थाने में अपना नंबर नहीं देती, तो मैं अपने वालिद साहब का नंबर देती हूँ, तो इन्होंने वहाँ से ये नंबर ले लिया। अभी जो एफआईआर है इसमें 5-4 नाम है, कौन-कौन है वो आप बताएंगी? जी, उन्होंने एक मेरी अम्मी का नाम लिया है, नूरजहान कबोल, एक मेरा नाम लिया है, एक मेरे भाई, एक ही मेरे भाई हैं, हम 6 बहनें, 1 भाई और एक मेरे बहनोई का नाम लिया है। उस टाइम मेरी बहन अपनी मेरे जो बहनोई हैं वो घर पे भी नहीं थे, कंपनी में थे। तो फिर क्या आप लोगों को अरेस्ट नहीं किया पुलिस ने? नहीं, हमें तो अभी पुलिस ने कुछ भी नहीं किया और मैं अभी गई हूँ बेल बिफोर में। जी, बेल बिफोर में गई हूँ और क्या नाम है, वहाँ इतनी उन लोगों ने श्योरिटी 3,000 उन लोगों ने श्योरिटी 30,000 रखी है, तो मैं तो 30,000 दे नहीं सकती। 1,20,000 हो रहे चारों की श्योरिटियाँ रखवाने के लिए। जी, ऐसे एक्चुअली जमानत के लिए जब ये मुतल्लिका कोर्ट गए हैं तो वहाँ पर जज ने जो इस एफआईआर की दफात के तहत जो इनकी श्योरिटी रखी फी कस 30,000 थी। तो मैंने अभी घर आके देखा है, 1-2 कमरे का पुराना घर, जगह जगह इनके गुर्बत और ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ज़ाहिर है एक बेवा औरत और यतीम बच्चियों का जो घर होगा उसका अंदाज़ा इससे हो रहा है। तो अब वो 1,20,000 रुपये फी कस अगर 4 का बने तो वो एफआईआर में इनको जो जमानत होनी है तो 3 दिन या 4 दिन बाद शायद ये आपकी श्योरिटी जमा हो गई अब? नहीं, अभी तक नहीं हुई। अच्छा, अभी तक 4 दिन से 3 दिन से इनकी जो एप्लीकेशन है जमानत की, पैसे नहीं, उसी कोशिश में मैं लगी हुई हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं है। पहले भी इससे पहले ये नहीं, इससे पहले मैंने 3 बेल करवा चुकी हूँ अपनी फैमिलियों की। इससे 3 एफआईआर करवा ये लोग कर चुके हैं। मेरी शादी नहीं हुई, मैं अपनी शादी की जोड़ियाँ बेच के जितना मैंने हमारी अम्मी ने हमारी बहनों के लिए जमा की है वो सब बेच के छोड़ियाँ 3 मरतबा, एक मरतबा हमने 2,20,000 जमा किए, एक मरतबा दी इसका पूरी फैमिली पे 6-6 7 लोगों पे, बहनों पे, छोटी-छोटी मेरी बहन एक 14 साल की है उस पे भी एफआईआर करवा दी हूँ। तो ये पुलिस फिर क्या कह रही है? कोई राब्ता हुआ पुलिस से? सचल वाले बिल्कुल हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे। अगर वो करते तो आज तक ये 3 साल से हम पे एफआईआर करते जा रहे हैं, तो क्यों, क्या कोई अंधा कानून है क्या? क्यों हमें नहीं देख रहे? मैं एसएसपी, आईजी, डीआईजी, एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ जस्टिस से कहती हूँ, ये क्या इंसाफ है? हम यतीम हैं, हम कहाँ तक, कब तक मैं ये क्या बेल, कब तक मैं श्योरिटियां करवाऊं? मेरी एक माँ बेवा, एक ही मेरा भाई है, मेरी 6 बहनें, मैं कहाँ तक इन लोगों की बेलें करवाती? यहाँ तक कि मेरी बहन की शादी हुई है, उनका क्या कसूर है? उनका तो कसूर, वो 2 साल से मेरी बहनें मुझसे मिलती नहीं है इनके डर के खौफ से, क्योंकि वो कहते हैं अगर अपनी माँ से जाओगी मिलोगी तो एफआईआर। बकौल 2 साल से हमने अपनी बहनों को आंखों से भी नहीं देखा, उसके बावजूद मेरी बहन और बहनोइयों पे एफआईआर हो रही है। नहीं तो आप लोगों के खिलाफ भी पर भी तो काफी ज्यादतियां इन्होंने की हैं, लड़ाई झगड़े किए हैं, तो आप लोगों ने एफआईआर क्यों नहीं कटवाई? जी, आप लोगों ने इनके खिलाफ कोई, इसके खिलाफ जो मैंने सचल में कई कंप्लेंट्स की है, लेकिन उस पे कोई इन लोगों ने वो नहीं किया। आज 3 साल से ये कोई आपके पास दरख्वास्त कंप्लेन है जो आपने वहां कराई? जी, मेरे पास दरखास्त थी। जो ये लेबर काउंसिल अली नवाज है, ये सिर्फ हमारे ये घर कब्जा करना चाह रहा है। जो अम्मी ने बताया, जो हमारी सेवरेज के लाइन, क्योंकि जब मेरे अब्बू जिंदा थे तब ये कुछ भी नहीं करते थे। जैसे मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ तो अली नवाज ने मुझसे डिमांड की कि मुझसे शादी करो। मैंने शादी का इनकार किया तो इन्होंने मुझसे कहा कि रिलेशनशिप में लाओ। मैंने इस बात से भी मना कर दिया। तो फिर क्या हुआ, एरिया में पूरे एरिया वालों के क्या नाम है सेवरेज लाइन डली, तो इसने खास तौर से मेरे घर के सेवरेज लाइन रुकवा दी, यहाँ तक रुकवा दी। तो मैंने हमारे क्या नाम है एरिया के टाउन चेयरमैन है राशिद कासकरी, वो क्या नाम है, जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने क्या किया, पूरी टीम अपनी भिजवाई है, मजदूर, ठेकेदार। जब हमारा काम स्टार्ट हो रहा तो लेबर काउंसिल में वीडियोस मेरे पास मौजूद है, वहां भी आके मेरी अम्मी पे हमला किया, मुझ पे किया, बोला मैं काम स्टार्ट करने नहीं दूंगा। वो काम स्टॉप हो गया। पूरे 1 साल तक हमारे घर का वॉशरूम, हमारे घर के जो सेवरेज लाइन है वो बंद था। तो हमें वो सब ये कहना चाहते थे, उनका मकसद यही था कि हम अपना घर छोड़ के जाएं। जब सेवरेज लाइन बंद करेंगे तो जिंदगी कैसे गुजरेगी? तो हमने फिर भी 1 साल सब्र किया। हमने एमएनए, एमपीए सबको कहा 1 साल तक हमारा मसला नहीं हो, लेकिन हमने सब्र किया, उसी घर में रहे, क्योंकि हम अपना घर छोड़ के जाते, वो कब्जा कर लेते। उनका मसला यही है कि हमारे घर कब्जा करा, प्रॉपर्टी का मसला है। लेकिन वो अलग अलग लोगों को एफआईआर जब भी करवाते, एक नहीं करवाते। कभी अली नवाज आ रहे हैं, एक औरत है समीना नाम की, उनको लेकर आते हैं। अभी पहली एफआईआर करवाई, कोई औरतें इनके पास है, कोई लेडीज है समीना नाम की है, उन्होंने वो एफआईआर कराती। आज भी हेयरिंग थी कोर्ट में, तो उन लोगों ने मुझे क्या कहा कि तुम बेल के लिए इतनी यहाँ परेशान हो रही हो, क्योंकि मैं जजेस कहती मेरी बेल के पैसे कम किए जाए, तो कह रही कि तुम यहाँ परेशान हो रही हो, अभी मैं तुम्हारे पे और एफआईआर कराऊंगी। एक जो अली नवाज के दोस्त है,
अली नवाज खुद अकेले नहीं, अली नवाज गबोल, उसके अब्बू साले मोहम्मद, गुलाम मोहम्मद, शाहनवाज हकनवाज, मीर नवाज, सरवर उनके कज़न है, उनके चाचू हैं गुलाम मोहम्मद, उनके कज़न है सरवर चनेसर जाहिर, वो तकरीबन 20-25 मर्द है और उसमें साथ वो अपने दोस्तों को भी लेकर आते। ये इफ्तिखार खान है, निसार खान है, मुख्तियार खान। आज भी वो कोर्ट में थे तो उन्होंने कहा तुम यहाँ बेल के लिए परेशान हो रही हो, तुम्हारी बेल हो जाए तो हम दोबारा तुम पे दूसरी FIR करेंगे। यहाँ तक कि अली नवाज गबोल ने आज फिर कहा, हमारे कोई क्या ना मेरे रिलेटिव है, उन्होंने मुझे आज फैसले के लिए बुलाया। मैंने अभी भी उनको यही बोला है कि ये तो हमें धमकियां दे रहे। जैसे मैं इलाके में आ जाई तो अली नवाज मुझे रास्ते में मिले, कह रहे हैं कि तुम इतनी परेशान अकेली सब जगह ढूंढती रहो, दोबारा तुम पे FIR करो। ये कोई अंधा कानून है, सच में हमारे साथ क्यों ना इंसाफी हो रही है। देखिए, मैं ये गबोल फैमिली है बेसिकली। मैंने जो रुकने असम्बली है लियारी से नबील गबोल, उनसे भी बात की थी इस मसले को सॉल्व करने की कि उनकी बरादरी बेस पे ऐसा किया जाए। तो उन्होंने कहा कि उनके बरादरी के लोगों से कह दिया है कि वो FIR जो है वो विड्रा कराएंगे, वो करेंगे, लेकिन 3 या 4 दिन हो गए हैं, अभी तक ऐसा कोई वो अमल देखने में नहीं आया। तो हम इस सारे मामले की बाबत आपको अभी सचल थाने भी जाते हैं, जहां हम मुतल्लिका पुलिस से बात करेंगे इस मामले में कि उनका इसमें क्या मौक़िफ़ है। जी, इस मुकदमे की तफ्तीश शोबा इन्वेस्टिगेशन सचल में मुंतकिल की गई थी। साजिद अली मस्तोई जो है वो इस मुकदमे के तफ्तीशी अफसर हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस हवाले से अब तक का क्या फॉलो अप है। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जो FIR हुई है तकरीबन इसको 4 से 5 दिन हो गए हैं और जो इसका मुद्दई है मैंने उससे मुतअद्दिद बार रब्ता किया है, लेकिन सही से रब्ता नहीं हो पा रहा। मुद्दई ने कई मरतबा मुझे टाइम भी दिया है आने के लिए, लेकिन वो आया नहीं है। हम जाँच कर रहे हैं मेरिट पर और जो भी होगा इंशाल्लाह आपको बता देंगे। जी, तो इस सिलसिले में कोई गिरफ्तारी या कोई आपने वो कार्रवाई की? नहीं, गिरफ्तारी वगैरह नहीं हुई है। हमने कोशिश की है गिरफ्तार करने की, लेकिन गिरफ्तारी वगैरह नहीं हुई है। जैसे ही कोई पेशरफ्त हुई हम आपको बता देंगे इंशाल्लाह। बाकी जांच जारी है अभी। जी, जो मेरी इसके अलावा बात हुई थी पुलिस हुकाम से, उसमें बताया गया था कि शायद इसमें जो है वो जो दफात हैं वो जो पुलिस के उसमें नहीं आती हैं, कुछ साइबर क्राइम की जो है वो चीज़ें होनी चाहिए थी। में भी जो है वो इसकी जांच पड़ताल के बाद ये केस जो है वो आगे शोबा तफ्तीश को जो है वो मुंतकिल किया जा सकता है। जी, इन दोनों पार्टियों का मसला हल करने के लिए SP सोराब गोट डिवीज़न के पास भी आया था और इन्होंने दोनों पार्टियों को सुना भी था, जिसके बाद इन्होंने जो है वो सुलह के लिए इनकी जो गबोल की बरादरी के लोग थे उनके पास भेजा था, लेकिन जो है वो मसला हल नहीं कर पाए। अभी इस मामले में हमने SP पाकी रिंद से बात करने की कोशिश की कि वो इस मामले में हमें बताएं कि एक्चुअल हकीकत है क्या, दूसरी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है। तो उन्होंने ऑन कैमरा बात करने से माजरत कर ली। उनका कहना है कि ये एक बरादरी के 2 फरीकों का मामला है, बरादरी जाने वो जाने। पुलिस ने अगर FIR दर्ज की है तो अपने तौर पर दर्ज की होगी, तो आप मुतल्लिका पुलिस से बात करें। उन्होंने इस मामले में जो है वो कोई बात करने से माजरत की। मुद्दई मुकदमा लेबर काउंसलर से राब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं किया और ना ही मुलाकात करने में दिलचस्पी जाहिर की। बरतानवी हुकूमत ने 10 मिलियन पाउंड की ग्रांट का ऐलान किया, जिसका मकसद जो मुख्तलिफ मसाजिद हैं और जो इस्लामिक सेंटर्स हैं उनको प्रोटेक्शन देना है, उनको इस काबिल बनाना है कि वो जो ऑलरेडी उनके पास जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जा सके। मुख्तलिफ ऐसे उनको CCTV कैमराज और मुख्तलिफ ऐसी सहूलियात दी जाएँ ताकि उनकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जा सके। और ये ऐलान किया कीर स्टार्मर ने, जो P7 जो मॉस्क है ईस्ट ससेक्स का एरिया, उस मस्जिद के दौरे के दौरान जिस मस्जिद में आज से चंद दिन कबल वहाँ पर एक रेसिस्ट फायर अटैक हुआ था, जिसमें जो तकरीबन 4 लोग देखे गए थे जिन्होंने उस मस्जिद के ऊपर हमला किया था और उसको आग लगाने की कोशिश भी की और आग लगाई भी। उसके बाहर, मस्जिद के बाहर एक गाड़ी भी जल गई थी और मस्जिद का कुछ हिस्सा भी उससे मुतासर हुआ था। प्राइम मिनिस्टर कीर स्टार्मर ने जो दौरा किया उसमें होम सेक्रेटरी शबाना महमूद भी उनके साथ थी और इस दौरे के दौरान प्राइम मिनिस्टर कीर स्टार्मर ने कहा कि वो ये समझते हैं कि बरतानिया के अंदर रहते हुए किसी एक मुसलमान पर हमला पूरे बरतानिया पर हमला है, किसी एक यहूदी या किसी हिंदू या किसी सिख या ईसाई पर हमला पूरे बरतानिया पर हमला है। और उन्होंने इस अफसोस का इज़हार किया कि बरतानिया में नफ़रत अंगेज़ी में इजाफ़ा हुआ है। जो जिस मस्जिद पर हमला हुआ था ईस्ट ससेक्स की, उसमें जो पुलिस ने अपील की थी मुख्तलिफ जो सस्पेक्ट्स थे उनकी, और उसके बाद जो ताज़ा तरीन इतलात के बाद 2 जो लोग हैं जिनको इस वक्त तक पुलिस ने
चार्ज किया है वो पुलिस की हिरासत में हैं और आज से तकरीबन जो 2 वीक्स के बाद उनको ओल्ड बेली में पेश किया जाएगा। उनको ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जो मास्क पहने हुए थे, जिन्होंने अपने चेहरे छुपाए हुए थे और वो पुलिस जो CCTV कैमरास जो मस्जिद ने फ्राहम किए थे उसके दौरान उनकी शनाख्त सामने आई थी और पुलिस ने आवाम से अपील की थी कि वो उन जो दोनों शख्स हैं उनको ट्रेस करने में मदद करें। इस तरह से 4 लोगों को गिरफ़्तार किया गया था, जिनमें से 2 लोगों को चार्ज कर दिया गया है, जबकि जो तीसरा शख्स है वो ऑन बेल है। वो पुलिस की जो बेल है उसके ऊपर उसको इस वक्त वो बेल कंडीशंस अप्लाई होती हैं, लेकिन उसको अभी तक तीसरे शख्स को चार्ज नहीं किया गया। लेकिन जो 2 लोग हैं उनको चार्ज किया गया है और प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टार्मर ने शदीद मज़म्मत की इस हवाले से जो इस्लामोफोबिया में इजाफ़ा हुआ है, एंटीसेमिटिज़म में इजाफ़ा हुआ है। और जो अपने स्टैटिस्टिक्स हैं बरतानवी हुकूमत के होम ऑफिस के, वो ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि सिर्फ पिछले जो 6 महीने हैं उनमें तकरीबन 6000 से ज़्यादा ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जिसमें जो क्लियरली जिनके बारे में पुलिस को ये शुबा है कि वो इस्लामोफोबिक अटैक्स थे और ये कि उनके जो मोटिवेशन थी उन अटैक्स को करने वालों की वो जो मुस्लिम दुश्मन थे और जो मुसलमानों से दुश्मनी में उन्होंने अटैक किए। पूरे इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड में पिछले चंद अरसे से जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद के वाक़यात हैं और ख़ास तौर पर मसाजिद पर हमलों में बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है और जो ऑनलाइन जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर बरतानिया में और यूरोप के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जिस तरह की नफ़रत में स्पाइक हुआ है, जो इजाफ़ा हुआ है, वो आज तक कभी नहीं देखने में आया। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म जिस तरह से जो मेटा के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर तो इस हवाले से कवानीन काफ़ी सख्त मौजूद है। टिकटॉक और ख़ास तौर पर फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर कवानीन काफ़ी सख्त हैं जो हेट फैलाने के हवाले से। लेकिन ट्विटर अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक्स या ट्विटर एलन मस्क के ख़रीदने के बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसके बारे में अब यहाँ पर जो मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन और जो आम जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है उनका ये कहना है कि ये प्लेटफॉर्म अब एंटी मुस्लिम और हेट प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहाँ पर उन लोगों को बाकायदा तौर पर प्रमोट किया जाता है जो मुसलमानों पर, पाकिस्तानियों पर, एशियंस पर और अफ्रीकन्स के ऊपर जो हमले करते हैं। प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टार्मर ने जो 10 मिलियन पाउंड की ग्रांट का ऐलान किया, इसको बरतानिया के मुख्तलिफ जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने वेलकम किया है और उन्होंने कहा है कि ये ज़रूरी था। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने बर्मिंघम एयरपोर्ट पर मैनचेस्टर की एक 67 साल खातून को उस वक्त गिरफ़्तार किया जब वो पाकिस्तान से बर्मिंघम एयरपोर्ट पर पहुंची थी। वो अपने साथ 25 किलो हेरोइन एक सूट केस में लाई। ये जो बुज़ुर्ग खातून थी वो अकेली ट्रैवल कर रही थी, लेकिन वहाँ पर जब वो एयरपोर्ट पर पहुंची तो वहाँ पर 2 और लोग भी थे जो इस कॉन्स्पिरेसी में मुलव्वस थे। एक वो शख्स था जो बरतानिया की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए काम करता है, यानी उस एजेंसी के लिए काम करता है जिसका मकसद ही जो ड्रग्स ट्रेड है, ड्रग्स इंपोर्टेशन है, उसको रोकना है। 2 और जिन लोगों को चार्ज कर दिया गया है और गिरफ़्तार कर दिया गया है वो हैं सैयद शाह और शाहिद भट्ट जो बॉर्डर फोर्स है उसके लिए काम करते थे। और उनका वहाँ पर पहुँचने का मकसद ये था कि जब मिस परवीन वहाँ से बाहर आएँ तो उनकी वहाँ पर जो उनके साथ जो लगेज था उसको कलेक्ट करें, जिसके अंदर 25 किलोग्राम हेरोइन मौजूद थी। पुलिस ने इनको मौके से गिरफ़्तार किया और उसके बाद इनको अब अपनी कस्टडी में रखा हुआ है। उनके बाज़ लोगों का ये भी ख्याल है कि जो ड्रग्स हैं वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स में जो एंटी नार्कोटिक्स फोर्स है उनको पता चल गया था और उन्होंने यहाँ पर जो इतला कर दी थी। ये पहला ऐसा वाक़या नहीं है, आज से सिर्फ चंद हफ्ते कबल जहाँ पर एक ब्रिटिश पाकिस्तानी खातून जिनका नाम था फरजाना कोसर और जिनकी उम्र थी 54 ईयर्स, उनको उस वक्त गिरफ़्तार किया गया जब उन्होंने अपने बच्चों की मदद से मैक्सिको से उन्होंने तकरीबन 180 किलोग्राम कोकेन उन्होंने स्मगल की। मुख्तलिफ अपने 5 से 6 बच्चों को उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसकी नेशनल क्राइम एजेंसी के मुताबिक जो टोटल मालियत है वो तकरीबन 14 से 15 मिलियन पाउंड्स बनती थी। उनको जो खातून थी उसके बारे में नेशनल क्राइम एजेंसी ने हमें एक प्रेस रिलीज़ में बताया कि वो एक प्रोलिफिक ड्रग ट्रैफिकर थी और ये पहली बार नहीं हुआ था कि उन्होंने बरतानिया में उन्होंने ड्रग्स को इम्पोर्ट किया था, लेकिन ये पहली बार था कि उनको यहाँ पर अरेस्ट किया गया। जो उनकी जो एनक्रिप्टेड चैट थी वो जब पुलिस ने देखी तो उससे उनको पता चला कि वो अपने बच्चों को इस्तेमाल करती थी और अपने बच्चों की जो बीवियां थी यानी जो उनकी बहू थी उनको भी इस्तेमाल करती थी। और जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैक्सिको या दूसरे ममालिक हैं उनसे वो ड्रग्स के मुख्तलिफ सूट केसेस में
जो इनसाइडर्स थे उनकी मदद से जो बैग्स होते थे वो वहाँ पर वो जहाज़ों के ज़रिए वो आ जाते थे, लेकिन उसके बाद जो लोग उनको लाते थे वो एयरपोर्ट पर आकर बाहर निकल जाते थे और जो बैग्स आते थे वहाँ से उनके जो अपने बच्चे थे वो मुख्तलिफ एरियाज से फ़्लाइट करके उसी टाइम पर एयरपोर्ट्स पर उतरते और फिर वो उस तरह से वो लगेज लेकर बाहर निकलते जैसे जी उनका अपना ही सामान। पुलिस के मुताबिक जिन अफराद को सज़ाएँ हुई हैं उनमें उनके बच्चे शामिल हैं। उमर मोहम्मद जिनकी उम्र 22 साल है, जुनेद शफाक 33 साल, मोहम्मद शफाक 28 ईयर्स, सफ़ा नूर 20 साल, सारा हुसैन 28 साल और हमज़ा शफीक 18 साल। जब सारे वो हैं जो ब्रिटिश पाकिस्तानी खातून इस मकसद के लिए इस्तेमाल करती थी। कराची में ट्रैफिक एक्सीडेंट कोई नई बात नहीं। यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर कई हादसा होते हैं जिनमें बेशतर अफराद ज़ख्मी होते हैं जबकि मुतअद्दिद जाँ बाक हो जाते हैं। इन हादसा में किसी का बाप मर जाता है तो किसी का बेटा छिन जाता है, कोई अपने घर का इकलौता वारिस होता है तो किसी के मरने के बाद उसके ख़ानदान की किफ़ालत करने वाला कोई नहीं होता। कई बहनें अपने भाइयों से महरूम हो जाती हैं, हत्ता कि मासूम बच्चे तक इन हादसा का शिकार हुए। कराची में ट्रैफिक हादसा की बड़ी वजूहात में ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद ना होना भी शामिल है। ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर और गड्ढे इसकी ख़ास वजूहात में शामिल हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ कि ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मोटरसाइकिल सवार ने अगर अचानक ब्रेक लगाया तो ख़वातीन की गोद में मौजूद बच्चे नीचे जा गिरे और पीछे से आने वाली गाड़ी की जद में आकर मौके पर ही दम तोड़ गए। कई मोटरसाइकिल सवार ऐसे गड्ढों में हादसा का शिकार हो चुके हैं, जबकि बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ इस शहर में हमने ऐसे वाक़यात भी देखे कि तामीराती काम की वजह से गड्ढा खोदा गया और उसमें कारें तक जा गिरी, जिसकी वजह से मासूम शहरी अपनी जानों से चले गए। कराची शहर में हैवी ट्रैफिक के बाइस भी ट्रैफिक हादसा नुनमा होते हैं जिनमें अब तक कई अफराद अपनी जान से जा चुके हैं। कुछ अर्सा कबल हमने देखा कि कराची की राशिदनास रोड पर फेडरल बी एरिया के इलाके में एक ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ। डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को हिट किया जिसकी वजह से वो मौके पर ही दम तोड़ गया। इसके बाद आवाम में गम और गुस्सा फैला और जो मौके पर मौजूद मुश्तिल अफराद थे उन्होंने 6-7 डंपर जला डाले। इसी तरह का एक वाक़या नागन चौरंगी पर भी पेश आया था, जहाँ पर ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद मौके पर मौजूद अफराद ने 9 से ज़ायद डंपर और वाटर टैंकर नज़र आतिश कर दिए। जेल चौरंगी फ्लाईओवर पर भी चंद माह पहले ऐसा ही एक वाक़या हुआ जिसमें ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद 5 डंपर जला दिए गए। पीर और मंगल की दरमियानी रात भी गार्डन के इलाके में एक ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ जिसमें डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शौहर जाँ बाग जबकि उसकी बीवी ज़ख्मी हो गई। इस हादसे के बाद भी इलाका मकीन मुश्तिल हुए और उन्होंने उस डंपर को आग लगा दी। इन तमाम वाक़यात के बाद पुलिस भी मौके पर पहुँचती है और मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में भी ले जाता है, जबकि अब तक इन वाक़यात में कई मुकदमात भी हो चुके हैं। बेशतर अफराद को हिरासत में लिए गए जबकि कुछ को बाकायदा तौर पर गिरफ़्तार करके अदालतों में भी पेश किया जा चुका है। इन तमाम वाक़यात के बाद डंपर एसोसिएशन के रहनुमा लियाकत महसूद भी एक्टिव नज़र आते हैं और इन हादसात पर पहुँचते हैं अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ, जबकि पुलिस भी मौके पर पहुँचती है। शहरियों में इस हवाले से इंतहाई गम और गुस्सा पाया जाता है कि ट्रैफिक हादसा तो होते ही हैं, लेकिन हैवी ट्रैफिक जो कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करता नज़र नहीं आता, उसकी वजह से भी शहरी अपनी जान से चले जाते हैं। यहाँ पर हम फिगर्स की बात करें तो जनवरी से अब तक कराची शहर में तकरीबन 750 अफराद अपनी जान से चले गए सिर्फ ट्रैफिक हादसात में, जिसमें हैवी ट्रैफिक से अब तक 217 अफराद जाँ बाक हो चुके हैं। छिपा फाउंडेशन के तर्जुमान के मुताबिक इन हादसात में अब तक मजमूई तौर पर 10,500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। हैवी ट्रैफिक के बाइस मरने वालों में डंपर की टक्कर से 40 अफराद, ट्रेलर की टक्कर से 82 अफराद, वाटर टैंकर की टक्कर से 49 अफराद, जबकि मजदा की टक्कर से 19 अफराद अपनी जान से गए और मुख्तलिफ बसों की टक्कर से 29 अफराद अब तक हादसात का शिकार हो चुके हैं। मरने वालों में ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग, बूढ़े, गर्ज के हर उम्र के अफराद शामिल हैं। ट्रैफिक हादसात में सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल सवार इन हादसात का शिकार होते हैं, जिनमें जो हमारी बात होती है ट्रैफिक पुलिस काम से तो ये बताते हैं कि उनमें सबसे ज़्यादा जो वजह होती है वो हेड इंजरी होती है। और हेड इंजरी इस वजह से पेश आती है कि मोटरसाइकिल सवार हेलमेट नहीं पहनते। हेलमेट पहनने की पाबंदी पर अगर अमल दरामद किया जाए तो यकीनी तौर पर बहुत सी जानें भी बच सकती हैं।
हैवी ट्रैफिक के हवाले से अगर बात करें तो वक्तन फ़वक्तन कई हुक्मनामे उनके लिए जारी होते हैं, कई ऑर्डर्स अब तक आ चुके हैं जिनमें डंपरों में खुसूसी तौर पर कैमरे लगाने और ट्रैकर लगाने की हिदायत जारी की गई थी। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम ने कुछ अर्सा कबल ये हुक्मनामा जारी किया था। DIG ट्रैफिक, मौजूदा DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने ये हुक्मनामा जारी किया था कि डंपर के कैबिन में कैमरा लगाया जाएगा, जबकि उसमें ट्रैकर भी लगाया जाएगा, जिससे न सिर्फ ड्राइवर की हरकत व सकनात मॉनिटर की जा सकेंगी, बल्कि अगर हादसा भी होता है तो उस डंपर को भी लोकेट किया जा सकेगा ट्रैकर की मदद से कि वो कहाँ फ़रार हुआ। क्योंकि इन हादसात में अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि ड्राइवर जो भी हादसे का जिम्मेदार होता है वो डंपर छोड़कर फ़रार हो जाता है। कई वाक़यात में ड्राइवर मौके पर गिरफ़्तार भी किया गया, मौके पर मौजूद अफराद ने उसको पकड़ा और पुलिस के पहुँचने पर उसे पुलिस के हवाले भी किया। इन तमाम वाक़यात पर हम देखते हैं कि जो डंपर एसोसिएशन के रहनुमा हैं उनकी जानिब से इन क़वानीन पर अमल दरामद कोई बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आता। गो कि ट्रैफिक पुलिस काम ये दावा ज़रूर करते हैं कि इन डंपरों में कैमरा लगाने और ट्रैकर लगाने का आगाज़ कर दिया गया है, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली कोई फिगर देने से वो अभी भी कासिर हैं। शहरियों का कहना है कि ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें बहरहाल एक अहम रोल प्ले करता है और ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर दुरुस्त किया जाए तो यकीनी तौर पर ट्रैफिक हादसात में कमी लाई जा सकती है। शहर में कहीं पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, सिग्नल्स मौजूद नहीं है और अगर ट्रैफिक पुलिस काम ट्रैफिक कंट्रोल करते भी हैं तो ख़ुद शहरी खुसूसी तौर पर मोटरसाइकिल सवार उनकी नहीं सुनते। कई मकामात पर स्ट्रीट लाइट्स ही मौजूद नहीं, जिसकी वजह से रात के औकात में हादसात का ख़तरा बढ़ जाता है। शहरी ये भी कहते हैं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली या उसकी बेहतरी पर तवज्जो दी जाए तो यकीनी तौर पर ट्रैफिक हादसात की शरह में कमी लाई जा सकती है और इसके साथ साथ इसमें ज़ाया होने वाली जानों को भी बचाया जा सकता है।